अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में वाटर ऐड हो रहा है, और अगर ओवरऑल वाटर ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। अगर हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर मिथाइल शिफ्ट। ओजोनाइड मॉलिक्यूल में स्टिल ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर रिपल्सन है, और इस लोन पेयर रिपल्सन के कारण अभी ये बॉन्ड टूटना चाहता है, तो कार्बोकेटायन और ZnCl3 के बीच में पार्शियल बॉन्ड बना रहता है। इसलिए ध्यान रखना है, यहां पर आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। लो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं नीरज दुबे। रफ्तार सीरीज के इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। एंड टुडेज गोल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइन एंड बेंजीन और एल्कीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एल्काइन में एल्कीन की कुछ रिएक्शंस थी जो लास्ट टॉपिक में बची हुई थी, ठीक है ना। तो पहले उसको देख लेते हैं। OMDM रिएक्शन, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। OMDM मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब देखिए, OMDM मेथड भी एल्कीन से एल्कोहल बनाने की मेथड है। अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसिटेट HgO C डबल बॉन्ड O CH3 होल ट्वाइस, और साथ में NaBH4। पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर, और सेकेंड स्टेप में NaBH4 लेते हैं। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CHOH और CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर एल्कोहल बन रहा है। अब देखिए, अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में वाटर ऐड हो रहा है, और अगर ओवरऑल वाटर ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। तो लिख सकते हैं ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर भी एल्कीन पर वाटर ऐड हो रहा है, और एल्कीन पर वाटर ऐड होता है तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। अब यहां पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी OMDM रिएक्शन करते हैं तो यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, और इसलिए इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। जैसे ब्रोमीन CCl4 वाली रिएक्शन में हमने लास्ट टाइम पे देखा था, वहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता था। सिमिलरली यहां पर भी जो ट्रेडिशनल कार्बोकेटायन है, जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नहीं बनता। यहां पर भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, और अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो प्रोडक्ट आपको विदाउट रीअरेंजमेंट बनाना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, यहां पर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म is according to Markov-Nikov rule, is according to Markov-Nikov rule। फाइनल अल्टीमेट प्रोडक्ट मार्को-निकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ओवरऑल वाटर ऐड हो रहा है उसमें से जो OH है वो आता है H2O से, और जो NaBH4 है ये सोर्स है हाइड्रोजन का। जैसे
कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन, अब मर्क्यूरिक एसिटेट को मैं शॉर्ट में HgO और ये CH3CO ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, तो हम OAC होल ट्वाइस लिख सकते हैं। HgOAC होल ट्वाइस, साथ में वाटर लिया है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में NaBH4 लिया, NaBH4 की जगह यहां पर हम NaBD4 ले लेते हैं। अब देखिए अल्टीमेटली क्या जुड़ेगा, OH और NaBD4 से ड्यूटेरियम, तो फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH OH और CH2 ही जुड़ेगा। अगर हम यहीं पर पहले स्टेप में HgOAC होल ट्वाइस और D2O ले लेते हैं और सेकेंड स्टेप में NaBH4 ले लेते हैं, सेकेंड स्टेप में NaBH4 लिया है, तो अब CH3 CH, अब पहले स्टेप में OH की जगह OD जुड़ेगा और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CH2H यानी CH3, तो ये फाइनल प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दो पार्ट में होती है। पहला पार्ट जो हम मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं, दैट पार्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकेंड स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं NaBH4 और इसकी प्रेजेंस में मर्क्यूरी निकलता है, उसको हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, HBO। HBO इसी को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें भी ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है, तो ये रिएक्शन भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। यहां पर भी एल्कीन का हाइड्रेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी फाइनली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। और अगर एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर भी फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है एल्कीन, और इसकी रिएक्शन करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में B2H6 और THF से। THF इज टेट्राहाइड्रोफेरॉन, जो कि इस रिएक्शन का सॉल्वेंट है। और सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव लेते हैं। तो पहले स्टेप में B2H6 और B2H6 के साथ THF सॉल्वेंट, सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव, तो यहां पर भी फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। लेकिन अब अगर हम यहां पर देखें तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा और मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनेगा। तो इस रिएक्शन के अगर हमें की पॉइंट्स देखना है, देखिए पहली बात, इस रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन नहीं बना है, और अगर कार्बोकेटायन नहीं बना है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन, तो नो रीअरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा OMDM रिएक्शन में और HBO रिएक्शन में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो विदाउट रीअरेंजमेंट बनाना है। दूसरी बात, यहां पर अगर आप ओवरऑल एडिशन देखेंगे तो मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट अपोजिट टू मार्कोव-निकॉव रूल। जो प्रोडक्ट है वो मार्कोव-निकॉव रूल के अपोजिट है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे H और OH दोनों सेम डायरेक्शन में अटैच होते हैं, और अगर H एंड OH सेम डायरेक्शन में अटैच होते हैं तो ये ओवरऑल सिन एडिशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर इज सिन। तो अपकमिंग ग्रुप
आर अटैच्ड ऑन सेम डायरेक्शन। अब इन बातों का ध्यान रख करके हमें इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट बनाने हैं। यहां पर जो हाइड्रोजन है ये बीट ओवरऑल वाटर का एडिशन हुआ है, तो हाइड्रोजन B2H6 से आएगा, और जो OH है वो सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव से आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, और अगर हम इस एल्कीन की रिएक्शन एक बार B2H6 THF और D2O2 OD माइनस से करें, दूसरी बार सेम रिएक्टेंट है बट हमने B2D6 लिया है, THF लिया है, और इस बार H2O2 और OH नेगेटिव लिया है, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, THF, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर THF क्या है? यार आपने फ्यूरॉन तो पढ़ा ही था, ये मॉलिक्यूल था फ्यूरॉन जो एरोमेटिक था। अब यार अगर हम फ्यूरॉन में ये हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो डबल बॉन्ड हटा करके अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो ये जो मॉलिक्यूल मिला है हमें, ये मॉलिक्यूल है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जो कि बेसिकली एक ईथर है, और वो इस रिएक्शन का एज ए सॉल्वेंट है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन विच इज सॉल्वेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं जरा प्रोडक्ट क्या बनेंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन तो केवल सॉल्वेंट है, अब इससे H आएगा, इससे OD आएगा, और मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनाना है, तो CH3CH। अब B2H6 से हाइड्रोजन तो यहां जोड़ दिया, और सेकेंड स्टेप से OD तो CH2OD। यहां पे देखिए CH3CH, इस वाले से D जोड़ दिया, और इस वाले से सेकेंड स्टेप से OH आया तो OH जोड़ दिया, तो दीज आर फाइनल प्रोडक्ट। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगर हम एसिडिक वाटर के रिएक्शन, OMDM रिएक्शन और HBO रिएक्शन तीनों को एक साथ कंपेयर करें तो देखिए कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिनमें तीनों रिएक्शंस को एक साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एल्कीन है, और इस एल्कीन की रिएक्शन हम एक बार करते हैं एसिडिक वाटर से। एसिडिक वाटर यानी डाइल्यूट H2SO4 ले लो, या H2O और H पॉजिटिव ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चाहे डाइल्यूट H2SO4 लिया जाए, चाहे H3O पॉजिटिव लिया जाए, चाहे H पॉजिटिव प्लस वाटर ले लिया जाए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहां पर यार क्या होगा, सबसे पहले तो H पॉजिटिव जाके अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा है, पहली बार पॉजिटिव चार्ज यहां बना होगा, अभी ये 2 डिग्री है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। नाउ 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ये फर्दर और ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो सकता। तो बस अब इसी कार्बोकेटायन पर आकर के OH जुड़ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बना। तो यहीं पर अगर हमने मान लो OMDM रिएक्शन किया होता, मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट GOAC होल ट्वाइस, मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर लिया होता, और सेकेंड स्टेप में NaBH4, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा तो एल्कोहल ही, बट विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा। तो इन दिस केस फाइनल प्रोडक्ट ये बना। तो सर अगर इसी में B2H6 THF और H2O2 OH नेगेटिव ले लिया जाए,
H2O2 और OH नेगेटिव। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा और मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट बनेगा। तो इन दिस केस फाइनल प्रोडक्ट अगर देखें OH यहां पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इसकी रिएक्शन हम तीनों कंडीशन में कर रहे हैं। एक बार एसिडिक वाटर से, एक बार इसी पर OMDM रिएक्शन कर रहे हैं और एक बार इसी पर HBO रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम एसिडिक वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपांशन होगा, फिर मिथाइल शिफ्ट और अल्टीमेटली जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना है यहां पर ये बनेगा फाइनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, इस पर आकर के OH लग जाएगा 538 कार्बन वाला ये कंपाउंड। OMDM में बस प्रोडक्ट बना दीजिए लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एंड विदाउट रीअरेंजमेंट। और जब HBO करेंगे तो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट भी और रीअरेंजमेंट भी नहीं। तो ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एंड दिस वे वी कैन कंपेयर रिएक्शन विद एसिडिक वाटर, विद OMDM एंड विद HBO। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनोलिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि ओजोन के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल टूटने वाला है। ठीक है ना। अब ओजोनोलिसिस बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ जिंक वाटर के प्रेजेंस में किया जाए तो हम सेकेंड स्टेप में जिंक या कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तब इसी ओजोनोलिसिस को हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तब ये रिएक्शन हो जाएगी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों पर ऑक्सीजन लगा देना है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो C डबल बॉन्ड O। बिल्कुल आसान है, आपको यहां पर अपनी पेंसिल रखना है, पेन रखना है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इस रिएक्शन के एग्जांपल करा देता हूं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दिए हों और बोला जाए कि इनका ओजोनोलिसिस करो तो कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन ओजोन जिंक वाटर। ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं और देखते हैं कि इनके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। बिल्कुल आसान है, करना सिर्फ ये है, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों डबल बॉन्ड पे एक एक दोनों बॉन्ड तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, बस बिल्कुल आसान है। O3 जिंक वाटर, यहां से ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो ये CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O यहां से भी और यहां से भी, तो वी आर गेटिंग टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। यहां से देखिए एक ऑक्सीजन यहां पे एक ऑक्सीजन यहां पे, तो एक बन जाएगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड और एक बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन यहां पर एक ऑक्सीजन यहां पर, तो एक कीटोन और इधर सेल्डिहाइड, सो वन इक्विवेलेंट ऑफ कीटोन एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। यहां पर देखिए अब इस बार दो डबल बॉन्ड है, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड है, नाउ टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ओजोन आर कंज्यूम्ड, यहां पे कंबाइन हुआ
अब देखिएगा जरा, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O. So 2 equivalents of formaldehyde and 1 equivalents of glyoxal molecule. यहां पर देखिए ये बन जाएगा. अब CH2 CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O नीचे वाले पार्ट से भी और ऊपर वाले पार्ट से भी, तो 2 इक्विवेलेंट्स इस मॉलिक्यूल के मिल जाएंगे. बिल्कुल आसान रिएक्शन है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं. चलिए कुछ और एग्जांपल. अगर हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं और देखते हैं अगर इनका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया जाए क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. देखिए फर्स्ट केस में यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंज्यूम होंगे. यहां से CH डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड O, एक पार्ट यहां से मिला, दूसरा सिमिलरली यहां से भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो यहां से भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H और H, और एक पार्ट नीचे से C डबल बॉन्ड O, H, C डबल बॉन्ड O और H. तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल मिला है ये ग्लाइऑक्सल है, तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल मिले इस रिएक्शन में. नेक्स्ट देखिए यहां पर बिल्कुल आसान, यहां से ब्रेक कर दीजिए, ऊपर वाला पार्ट ये बन जाएगा कीटोन, और अगर नीचे वाला पार्ट देखें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड. तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 6 ऑक्सो हेप्टेनल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए इस बार 4 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे. अब ये वाला पार्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड, और देखिए यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O प्लस ये, और साथ में, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे. नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं. चलिए एक मॉलिक्यूल और लेते हैं. अगर हम आर्थोजाइलिन लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है आर्थोजाइलिन, और अगर इसका ओजोनोलिसिस करें, अगर इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा. यहां पर और यहां पर 3 ऑक्सीजन लगे इस तरह से. अब देखिए ये कार्बन, ये स्ट्रीम, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये मिला. मिथाइल ग्लाइऑक्सल राइट वाले पार्ट से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और H, और नीचे वाले पार्ट से अगर देखें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H, H. अब हमारे पास मिथाइल ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल मिले,
मिथाइल ग्लाइऑक्सिल के 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिल का। लेकिन यहां पर एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी और है, ऐसा भी हो सकता है हम डाइलीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, और अगर ये स्ट्रक्चर बनाते और इसकी रिएक्शन ओजोन और जिंक वाटर से करते हैं, अब देखिए यहां पर और यहां पर 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ओजोन अगेन कंज्यूम होंगे। अब ये वाला पार्ट अगर देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये जो मॉलिक्यूल मिला ये है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल और प्लस ये पार्ट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल। अब देखिए अगर डाइलीन का ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर सही होता तो मिथाइल ग्लाइऑक्सिल और ग्लाइऑक्सिल मिलते, और ये सही होता तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल और 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल। एक्चुअली ये रिएक्शन इस बात का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि बेंजीन में रेजोनेंस है, और बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलिसिस किया जाए तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और तीनों प्रोडक्ट्स के मिलना ये इस बात का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल दीज आर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें, अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें O पॉजिटिव नेगेटिव ये स्ट्रक्चर है। अब ओजोन यहां पर बिहेव करता है जो इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कीन बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब ऐसी शिफ्टिंग होने के बाद हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो ये मॉलिक्यूल मिला, और इस मॉलिक्यूल का नाम है मोलो ओजोनाइड। ये बन गया मोलो ओजोनाइड। मोलो ओजोनाइड में 3 कंटिन्यूअस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर है, और इस लोन पेयर रिपल्सन के कारण यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा तो कैसा टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और प्लस हमें मिल गया C पे पॉजिटिव O और O पे नेगेटिव। अब अगर यार एक ही मॉलिक्यूल पर ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं तो इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये है ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन अगर देखें तो अब यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यार ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव, बिल्कुल आसान। ये नेगेटिव जाके इस कार्बन पॉजिटिव से कंबाइन होगा और ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा। तो अब इस मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होने पर ये बन जाएगा CO C और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये एक हट लाइक स्ट्रक्चर बना। ये जो हट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ये बना है ओजोनाइड। ओजोनाइड मॉलिक्यूल में स्टिल ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर रिपल्सन है, और इस लोन पेयर रिपल्सन के कारण अभी ये बॉन्ड टूटना चाहता है, तो अब यहां पे बॉन्ड टूटेगा, और जब टूटेगा तो एक बार यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो देखिए क्या बना, एक वैलेंसी इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन पर फ्री हुई, और अगर ऐसा होता है तो ये C डबल बॉन्ड O और इधर से भी C डबल बॉन्ड O और प्लस मिला एलिमेंटल ऑक्सीजन। अब अगर ये एलिमेंटल ऑक्सीजन को हमने हटाया नहीं तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कार्बोनाइल अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड अगर है
फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, सो वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहां पर जिंक डाल देते हैं। जिंक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। अगर हम यहां पर डाईमिथाइल सल्फाइड ऐड कर देते हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड, तो ये एलिमेंटल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड बना लेगा। या आप चाहें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन PPH3 होल थ्राइस डाल सकते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, P डबल बॉन्ड O PH ये बना लेगा। तो सेकेंड स्टेप में हमें कुछ भी ऐसा कंपाउंड यूज करना है जो इस एलिमेंटल ऑक्सीजन को रिमूव कर ले, अदरवाइज ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन बना है ये इन कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे करता है वो देखेंगे हम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। जैसे अगर हमने एलिमेंट जिंक यूज नहीं किया तो देखिए जरा क्या रिएक्शन हो। अगर हम जिंक यूज नहीं करते और अब सिर्फ ओजोन वाटर से ही रिएक्शन कर देते हैं, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज ना करें सेकेंड स्टेप में, तो जो एलिमेंटल ऑक्सीजन बचा था वो फर्दर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और तब जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तब ये रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको अलग से रिएजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा सर, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, तो बिल्कुल आसान है। पहले तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला ही प्रोडक्ट बना दीजिए। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट था। अब आपको करना क्या है, ये देखना है जो कार्बोनाइल कंपाउंड बने हैं अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो कर दीजिए। अब देखो हमें कैसे पता चले सर कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो देखिए ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन चाहिए, और ये जो sp2 कार्बन है ना, अगर इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा है तो ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, ये बन गया। यहां पर देखिए क्या ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेबल है, देखते हैं। में C डबल बॉन्ड O के पास ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ तो ये डबल HCOOH बन गया, फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मिक एसिड में अभी भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? यस सर, एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये H2CO3 बन गया। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड में एक ही कार्बन पर 2 OH है, अनस्टेबल है, यहां से वाटर निकल जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू CO2। और ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया जाए जिसके टर्मिनल पर CH2 है तो वो ऑक्सीडाइज होकर के हमेशा CO2 बनेगा। जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं, आपको पहले क्या करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बना लीजिए। ये बन गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होगा, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग CO2 प्लस H2O तो ऑलरेडी सॉल्वेंट है, सो इट इज फाइनली CO। और एग्जांपल देखिए, HCH3, अगर इसका ओजोनोलिसिस किया जाए, देखिए ये बना कीटोन, कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं, प्लस एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज, इस एल्डिहाइड बना था,
इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ये एसिड बन गया। अब इस एसिड के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ कीटोन। और एग्जांपल देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल है, इसका सॉरी यहां से जिंक हटा देना है, O3 वाटर, यहां पर O3H2O, ऊपर वाला तो कीटोन बनेगा, नीचे वाला एसिड बनेगा, ये बन गया। अब जैसी रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, सेम रिएक्शन एसिडिक केमोनोफोर की भी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एसिडिक केमोनोफोर की रिएक्शन सेम होती है। अगर आप कहीं पर ओजोन वाटर दिया हो या एसिडिक केमोनोफोर दिया हो, सेम प्रोडक्ट बनाना है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एल्कीन। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। सबसे पहले प्रिपरेशन, अगर हमें कैल्शियम कार्बाइड लिया जाए CaC2 और कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करें, तो यहां पर कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है Ca2 पॉजिटिव एंड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव। वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर लगेगा और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक आयनिक कार्बाइड था जिससे फाइनल प्रोडक्ट एसिटिलीन बना। नोट कीजिए, बिल्कुल आसान रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, विस डाइहैलाइड। अब देखिए विसिनल डाइहैलाइड क्या है। अगर 1-2 पोजीशन पर हेलोजन अटैच्ड है तो उनको हम विस डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 Cl Cl CH3, अब ये जो मॉलिक्यूल है विस डाइहैलाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करते हैं हाई टेम्परेचर पर, एल्कोहलिक KOH बेस है और बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन निकालेगा, एल्कोहलिक KOH, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और एक कार्बन से Cl निकलेगा, तो एक से हाइड्रोजन और बगल वाले से Cl, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड Cl और CH3। अब अगर हम सेकेंड स्टेप में, इस बार अभी हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा था sp3 से, अब हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा है। यहां पर क्लोरीन में अगर आप देखें तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड है और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण Cl का निकलना डिफिकल्ट है। तो नाउ वी नीड इवन स्ट्रॉन्गर बेस। अब हमें चाहिए NaNH2 की प्रेजेंस में यह हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, तो फाइनली वी आर गेटिंग एल्काइन। एल्काइन बन गया। अगर हम टेट्राहेलाइड ले लेते हैं, टेट्राहेलाइड, और जैसा एल्कीन में देखा था, अगर इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करें, यार ये ना बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन है। यहां से Cl निकाला, यहां Cl निकाला, दोनों कार्बन पर 2-2 वैलेंसी फ्री हुई, तो बस ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। जैसा वुड्स रिएक्शन में करते थे ना, Cl हटाओ बॉन्ड लगाओ, बिल्कुल वैसा ही यहां पर Cl हटा बॉन्ड लगा, यहां पर हटा बॉन्ड लगा, सो फाइनली एल्काइन बन गया। नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। अगर हम बात करें एल्काइन की, एल्काइन अगर टर्मिनल हैं, टर्मिनल मींस जिनके किनारे पर H लगा हुआ है, तो टर्मिनल एल्काइन का ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो करता है क्योंकि अगर हम यहां पर हाइड्रोजन को निकालें
तो जो नेगेटिव आयन मिलेगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर मिलेगा, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन पर ये आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एल्काइल एसिडिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीके वैल्यू 25 होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पीके वैल्यू 25 एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। बट अगर हम बाकी हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। अब देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन NaNH2 से करें, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaNH2 से रिएक्शन करें, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया। अगर इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पर नेगेटिव चार्ज है एंड इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी जाएगा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव MgX पॉजिटिव और प्लस RH एल्केन बन जाएगा। अब एल्काइन एसिडिक तो हैं पर इतने भी एसिडिक नहीं है कि वो NaOH से रिएक्शन करें। NaOH से अगर आप रिएक्शन करें और आप एक्सपेक्ट करें कि ये बन जाए Na पॉजिटिव प्लस H2O, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती। अब आपका सवाल होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है? तो देखिए, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें वीक एसिड या वीक बेस बनते हैं तो रिएक्शन फिजिबल होगी। जैसे यहां पर पीके वैल्यू 25, अमोनिया की पीके वैल्यू 37, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वीक एसिड बन रहा है, पीके वैल्यू 25 से पीके वैल्यू 37 वाला। लेकिन यहां पर देखिए एल्काइन की पीके वैल्यू 25 और वाटर की पीके वैल्यू 16 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर इस बार वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं होगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। यार ये रिएक्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हम एल्काइन लेते हैं, एल्काइन ले और इसकी रिएक्शन H2PD और BaSO4 से करते हैं, तो BaSO4 से करने पर अब दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में अटैच्ड होंगे और फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ये रिएक्शन हमने एल्कीन की प्रिपरेशन में भी देखा है। अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो ये रिएक्शन बर्च रिडक्शन है और इस बार हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन पैलेडियम लिया जाए, सिर्फ हाइड्रोजन पैलेडियम लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 इक्विवेलेंट्स लेते हैं, तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट एल्केन बनेगा। तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है ना, तो अनसैचुरेशन में हैलोजन मॉलिक्यूल पूरे के पूरे आकर ऐड हो जाते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन एल्कीन के साथ भी देखी है, सिमिलर रिएक्शन एल्काइन के साथ। अगर इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, 2 हैलोजन अटैच्ड होंगे, Cl डबल बॉन्ड C Cl CH3। अब इस मॉलिक्यूल में एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 Cl 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 एंड CH3, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 हैलोजन जाकर के ऐड होंगे तो फाइनल प्रोडक्ट
टेट्राहेलाइड बनेगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम एल्काइन लेते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं, ठीक है ना, तो अनसिमेट्रिकल एल्काइंस में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों बार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां पे जब पहली बार एडिशन होगा तो Cl डबल बॉन्ड CH2, फिर एक बार और HCl का एडिशन करेंगे तो इस बार दोबारा Cl उसी कार्बन पर जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे होंगे, और अगर एक कार्बन पर दो हेलोजन है तो इसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। सो जेम डाइहैलाइड इज फॉर्म्ड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम एल्काइन लेते हैं और एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं, डाइल्यूट H2 या एसिडिक वाटर H पॉजिटिव वाटर लिया हो, CO पॉजिटिव हो या डाइल्यूट H2SO4 हो, सबका मतलब एक ही है, प्रोडक्ट आपको सेम बनाना है। तो अब यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OH डबल बॉन्ड CH2, जो कि एक इनॉल है। ये रिएक्शन स्लो रेट से होती है, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यहां पर HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब ये जो इनॉल है, आपको पता है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म हमने पढ़ा है, जहां इनॉल है वहां कीटो है, जहां दोनों है वहां टाटोमेरिज्म है, तो ये टाटोमराइज होगा, तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट एसीटोन बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये नेम्ड रिएक्शन है, जेई में पूछी भी जा चुकी है। इस रिएक्शन का नाम होता है कुचराव रिएक्शन, कुचराव रिएक्शन, और ये एल्काइन से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने में यूज होगा। और देखिए, और भी हमारे पास तरीके हैं। हमने कहा था हाइड्रेशन के लिए हम OMDM और HBO भी यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम OMDM रिएक्शन यूज करते, OMDM रिएजेंट आपको याद ही होगा, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर और NaBH4। अगेन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 ऑटोमराइजेशन होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनेगा। अगर यहीं पर हम HBO रिएक्शन करते हैं, HBO यानी B2H6 THF, सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव, अब मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH इनॉल, और जब ये इनॉल टाटोमराइज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो OMDM से एसिडोन और HBO से इस केस में एल्डिहाइड बन जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलीमराइजेशन। अगर हम एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, तो अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे? एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH डबल बॉन्ड CH, इन दोनों पर एक एक वैलेंसी फ्री, CH डबल बॉन्ड CH, इन दोनों पर वैलेंसी फ्री, इनके बीच में बॉन्ड बन गया और n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होती हैं, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। जैसा एथीन में देखा था हमने पॉलीएथिलीन बनता है, वैसे यहां पर भी पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अगर हम
एल्काइन की रिएक्शन करें कॉपर क्लोराइड CuCl2 और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो डाइमराइजेशन भी हो सकता है। डाइमराइजेशन, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा यहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये H पॉजिटिव ये ऐड होगा, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव ऐड हो गया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आया, जिस पर नेगेटिव आएगा उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिस पर नेगेटिव आया जैसे CH डबल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव आया तो अब यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव आया उससे C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ गया। तो ये रिएक्शन हो गई डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइन। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, देखिए कैसे। जैसे अगर हमारे पास एसिटिलीन है, ये मॉलिक्यूल है एसिटिलीन, और एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करें। अगर हम एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो यहां पर एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ऐसी रिएक्शन होने से अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये इन सब पर एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन। इस रिएक्शन से हम बेंजीन बना सकते हैं। अगर हम यहीं पर मिथाइल एसिटिलीन लेते हैं, जैसे अगर हमने मिथाइल एसिटिलीन लिया हो तो ये मॉलिक्यूल हो गया मिथाइल एसिटिलीन, ये मिथाइल एसिटिलीन, और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो यहां पर देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इन सभी पर एक एक CH3 लगा होता, बाकी पोजीशंस पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये मॉलिक्यूल बना, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका नाम होता है मेसिटिलीन, तो यहां पर मेसिटिलीन बन जाए। नोट कीजिए, फिर आगे चलते। अब नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन, और सबसे पहले देखते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा कि अगर एथाइन लिया जाए और एथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए जाएं और इनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा तो हमें फाइनली बेंजीन मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गई, बस सिंपल अभी हमने देखा रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया है। और भी रिएक्शंस देखिए, अगर हम एरोमेटिक एसिड लेते हैं, ये रिएक्शन हमने एल्केन बनाने में देखा था। अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लो या डायरेक्ट बेंजोइक एसिड भी ले लो, है ना। बेंजोइक एसिड भी लोगे तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड में सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे बेंजोइक एसिड ले लो या सोडियम बेंजोएट ले लो, अगर इसकी रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से करते हैं, सोडा लाइन से करते हैं, तो अब यहां पर Na2CO3 बाहर हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनाना देख रहे थे, वहां पर भी हमने ये रिएक्शन डिस्कस किए। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर हमारे पास फिनॉल मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन जिंक से करें, तो फिनॉल जिंक से रिएक्शन करने पर अगर हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करें तो बस सिंपल है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा
ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक से करने पर बेंजीन बनेगा, साथ में बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ऑल दीज आर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हमने एल्कीन की प्रॉपर्टीज देखी, बची हुई एल्काइन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। यार एल्काइन की प्रॉपर्टीज तो एल्कीन जैसी ही थी। एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देखा, उनमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे। अब देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो एक बात देखिए, अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन हम HCl से करते हैं, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये लग जाता है। अगर मैं बेंजीन मॉलिक्यूल लेता हूं तो अब देखिएगा जरा, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी बेंजीन HCl से ऐसी रिएक्शन शो नहीं करता, बेंजीन ये नहीं बनाता। नाउ क्वेश्चन इज कि सर ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं होती, आखिर बेंजीन पर Cl का एडिशन क्यों नहीं हो रहा है? रीजन ये है, बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर बेंजीन पर HCl का एडिशन होता है देन देयर इज लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। कभी भी कोई मॉलिक्यूल अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता, इसलिए बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो फिर बेंजीन किस टाइप की रिएक्शन शो करता है? तो रादर देन एडिशन बेंजीन शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा जरा, बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करता है। बेंजीन मॉलिक्यूल, अब बेंजीन पे 3 पाई बॉन्ड है। अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पर बेंजीन इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल से बिहेव करेगा। बेंजीन का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जब आएगा उसके पास, उसकी विसिनिटी में आएगा, उसके पास आएगा, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब अगर बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी कैसे? यहां पर बॉन्ड टूटा, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब लास्ट में ये हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव निकलेगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव को निकालने का काम करता है बेस। तो सेकंड स्टेप में कोई ना कोई बेस लेना होगा। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा और एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। तो देखिए जरा पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है। अभी यहां पर हाइड्रोजन लगा था, अब इस हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो जब किसी एक की जगह कोई दूसरा आ जाता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रादर देन एडिशन, 2 मॉलिक्यूल एड नहीं होते, रादर उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन की जगह नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो रादर देन एडिशन बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। आप कभी भी बेंजीन लेंगे वो इसी तरह से रिएक्ट करने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जिस स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो स्लो होता है और वो आरडीएस है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप स्लो एंड आरडीएस है,
आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है, इसलिए रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कह रहे हैं। और देखिए जरा, यहां पर ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन को एरीनियम आयन कहते हैं। कार्बोकेटायन को हम एरीनियम आयन कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको वेलांड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, वेलांड इंटरमीडिएट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर देखें हम, तो यहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है, यहां पर देखिए कार्बोकेटायन बन रहा है, और अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट। कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग ग्रुप कम करेंगे। जैसे अगर प्लस एम या प्लस आई लगा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, माइनस एम और माइनस आई लगा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बेंजीन उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और बेंजीन जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक तो है बेंजीन। अब मैंने क्या किया यार, बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, OCH3, ठीक है ना। ये इसके पास पाई सिग्मा लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, यानी प्लस एम वाला ग्रुप लगा दिया। फिर एक बार सिर्फ बेंजीन रिंग ले लिया, सिर्फ बेंजीन रिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं लगाया है, और एक बार बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा दिया। अब देखो, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये है माइनस एम वाला ग्रुप। एक बार डोनेटिंग लगाया है, एक बार विड्रॉइंग लगाया है, तो यहां पर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। विड्रॉइंग है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम। अब अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो विड्रॉइंग होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे बोला है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, फिर है बेंजीन, के बाद है इनिलीनियम क्लोराइड और टॉलुइन।
इन सभी में अगर रिएक्टिविटी सीक्वेंस देखना है तो देखिए क्लोरीन है, विड्रॉइंग है, माइनस आई लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, बट माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक विड्रॉइंग है। ये रेफरेंस है, यहां पर NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है। और CH3 ये प्लस H और प्लस आई लगाएगा, प्लस H एंड प्लस आई, तो ये डोनेटिंग है। इनमें से डोनेटिंग केवल 4 वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4, फिर रेफरेंस 2। अब ये दोनों ही विड्रॉइंग है, और अगर विड्रॉइंग लगे तो रिएक्टिविटी कम, 1 3 मोस्ट विड्रॉइंग है तो रिएक्टिविटी लीस्ट, तो 4 2 1 3 एंड करेक्ट आंसर इज C। Among the following compound the order of reactivity, अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास फिर से 4 कंपाउंड हैं। ये रेफरेंस, माइनस आई वीक विड्रॉइंग, CH3 डोनेटिंग, और इस बार NO2 लगा है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा 2, फिर 1, 2 फिर 1 फिर 3 और 4 मोस्ट विड्रॉइंग, लीस्ट रिएक्टिव 2 1 2 फिर 1 फिर 3 एंड 4, 2 1 3 4, तो करेक्ट आंसर इज C। Which of the following statement is correct for electrophilic substitution? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिल्कुल सही है। बोल रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, ये गलत है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं, मेटा इज ऑलवेज अनअफेक्टेड। तो ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में मेटा में ज्यादा होती है, इसलिए ग्रुप मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच्ड होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, ये तो गलत ही है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, ये भी गलत है, क्योंकि मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड होती है। तो नेक्स्ट अब एक एक करके केमिकल रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन NO2 पॉजिटिव से करते हैं तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। NO2 पॉजिटिव से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्वेश्चन है कि सर NO2 पॉजिटिव आएगा कहां से, ठीक है। NO2 पॉजिटिव के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, जैसे NO2 पॉजिटिव आ सकता है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से। नाइट्रिक एसिड और H2SO4, इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखिए कैसे रिएक्शन होती है, आप सभी को पता है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बना। अब नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस रिएक्शन में H2SO4 बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, लेकिन इसी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके बिहेव कर रहा है बेस की तरह। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये बन गया HOH पॉजिटिव O2, यहां से वाटर निकला और ये बन गया NO2 पॉजिटिव। नाउ दिस NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। फिर आगे की रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसा हमेशा होता आया है, बेंजीन और NO2 पॉजिटिव है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन देगा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, और अब ये बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव, ये H
ये NO2 और ये बन गया कार्बो। सेकेंड स्टेप में देखिए HSO4 निगेटिव। सेकेंड स्टेप में बेस आएगा। बेस का काम है H प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देना। ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया और ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाउ क्वेश्चन इज कि सर क्या सिर्फ नाइट्रिक एसिड और H2SO4 ही ले सकते हैं या और भी कुछ लिया जा सकता है? तो देखिए आप नाइट्रिक एसिड और H2SO4 तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी। इनफैक्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी। आप NO2 पॉजिटिव ClO4 निगेटिव ले लीजिए, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी। और N2O5 ले लीजिए, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी। N2O5 इज NO2 पॉजिटिव NO3 निगेटिव। इन पांचों में से कोई सा भी रिएजेंट ले लीजिए, रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक चाहिए हमें इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2 पॉजिटिव है, और एक चाहिए बेस। अब अगर H2SO4 एसिड है तो भाई ये HSO4 निगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस आ रहा है, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का एड होना सल्फोनेशन है। अगर हम बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से करते हैं, तो क्या सिर्फ H2SO4 ले सकते हैं? नहीं, आप H2SO4 भी ले सकते हैं और आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 को ही ओलियम कहते हैं और इसमें से SO3 की कंटिन्यूअस वेपर्स निकलती रहती हैं। तो आप चाहे तो डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए या कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 से करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट कर दिया जाए तो ये अगेन डिकम्पोज हो जाएगा बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। यार H2SO4 आप सभी को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। तो हमने H2SO4 लिया है, यहां पर ऑक्सीजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटोनेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहले स्टेप में यही H2SO4 बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, दूसरे स्टेप में यही H2SO4 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर कोई कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है एक ही रिएक्शन में, तो हम कहेंगे इसका ऑटो प्रोटोलिसिस हो रहा है। तो यहां पर H2SO4 का ऑटो प्रोटोलिसिस हुआ है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर निकलेगा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। टू न्यूट्रलाइज दिस सल्फर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, एंड फाइनली वी आर गेटिंग SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर एंड H पॉजिटिव। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सल्फोनेशन में ऑटो प्रोटोलिसिस होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर ऑक्सीजन पर तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब इसकी रिएक्शन यार अगर हम बेंजीन से करते हैं, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेंजीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये शिफ्ट हुआ
और ये बन जाएगा इरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वेलांड इंटरमीडिएट। ये कार्बोकेटायन बन गया, ये HSO3O नेगेटिव, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटायन बनता है इसी को हम इरेनियम आयन भी कहते हैं, वेलांड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और सल्फर के बीच, इलेक्ट्रोफाइल सल्फर और बेंजीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अभी इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, फिर सेकेंड स्टेप में बेस आता है, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल में इटसेल्फ बेस प्रेजेंट है, तो ये जाके हाइड्रोजन लेगा, एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जहां मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्लोएस्ट स्टेप है, इस बार जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है ये स्लोएस्ट स्टेप है, और इसलिए इस रिएक्शन में आरडीएस सेकंड स्टेप। जहां मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन आरडीएस है, सल्फोनेशन रिएक्शन में सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ H प्रोटॉन आरडीएस है। अब देखिए, अगर हम सल्फोनेशन करते हैं, हमारे पास C6H6, C6D6 और C6T6 लिया जाए और पूछा जाए कि बताइए रिएक्शन कहां फास्ट होगी, तो जहां पर भी हाइड्रोजन शिफ्ट ज्यादा होगा, जहां पर माइग्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। अब देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, जैसे जैसे हैवियर आप आइसोटोप लेंगे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, शिफ्टिंग स्लो होगी, तो सबसे फास्ट सबसे फास्ट हो जाएगा C6 बेंजीन में, फिर ड्यूटेरियम में, फिर ट्राइटियम में। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजनेशन। अगर हम बेंजीन का हेलोजनेशन करें, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन और AlCl3 के प्रेजेंस में करें, या क्लोरीन की आयरन के साथ रिएक्शन करें, तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनेगा। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, क्लोरीन और AlCl3 लेंगे, AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड का काम है Cl नेगेटिव ले जाना, ये Cl पॉजिटिव बन गया और AlCl4 नेगेटिव। नाउ दिस Cl पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड AlCl4 नेगेटिव एक्ट एज बेस। अगर आपने क्लोरीन और Fe लिया होता तो क्लोरीन और Fe रिएक्ट करके बनाते हैं FeCl3, और ये FeCl3 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। Now this Cl positive will act as electrophile and FeCl4 act as base. मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। Cl पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, कार्बोकेटायन बना, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, सेकेंड स्टेप में बेस आएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा और एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, एंड फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल इतने रिएक्टिव हैं कि वो बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड होगा और ये बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को BHC भी कहते हैं। ठीक है, BHC पाउडर आपने सुना होगा, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। अगर आप बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन से करते हैं, तब जो रिएक्शन है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। 2 टाइप की रिएक्शन है, एल्काइलेशन और नेसाइलेशन।
हमें R पॉजिटिव चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं कि R पॉजिटिव कहां से आया है। हो सकता है या RCl और AlCl3 की रिएक्शन करें, Cl नेगेटिव लुईस एसिड, R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बना ले। दूसरा, हम इसके साथ ZnCl2 ले सकते हैं, ये भी Cl नेगेटिव लेगा, R पॉजिटिव और ZnCl3 नेगेटिव। हम एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, ठीक है ना, AlCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं। यहां पर भी R पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव बनेगा। बट यार दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर कंप्लीट कार्बोकेटायन बना है, और अगर कंप्लीट कार्बोकेटायन बना है तो यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ZnCl2 और FeCl3 लेते हैं तो कार्बोकेटायन और ZnCl3 के बीच में पार्शियल बॉन्ड बना रहता है। इसलिए ध्यान रखना है, यहां पर आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, नो रीअरेंजमेंट। यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। फिर आप चाहें तो एल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 के साथ, ये भी कार्बोकेटायन बनाएगा। या फिर आप एल्कीन ले सकते हैं और एल्कीन की रिएक्शन करिए एसिड में, ये भी कार्बोकेटायन बनाएगा। तो सीधी सी बात ये है, हमें यहां पर मतलब है कार्बोकेटायन से। कार्बोकेटायन की रिएक्शन बेंजीन से होगी तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नो मैटर कि कार्बोकेटायन आपने बनाया कहां से है। एक बात। अब चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से करते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, एक बार AlCl3 से करते हैं और एक बार सेम रिएक्शन को हम FeCl3 से करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं ये रिएक्शन। अब देखिए यहां पे AlCl3 जब लेंगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंज्ड होकर बनेगा। लेकिन जब आप FeCl3 लेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, सिमिलर रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर हम बेंजीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड और AlCl3 से कर सकते हैं, RCO पॉजिटिव बनेगा और ये बन जाएगा कीटोन, ठीक है। रिएक्शन की मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। बेंजीन लिया, EOR, एल्कीन बेंजीन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉयड, EOR, लास्ट स्टेप में बेस आएगा, जैसे यहां पर AlCl4 नेगेटिव बेस आएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। अब देखिए RCO पॉजिटिव आता कहां से है, तो RCO पॉजिटिव का सोर्स अगर आप AlCl3 की रिएक्शन से करते हैं तो ये RCO पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव बनेगा। दूसरा, आप एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं। हमें RCO पॉजिटिव से मतलब है, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो आया कहां से है। अब ये जाके लेगा RCOO नेगेटिव लेगा, तो ये बन जाएगा RCO पॉजिटिव और प्लस RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव AlCl3। ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और ये बिहेव करेगा बेस की तरह।
यहाँ पे ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और ये बिहेव करेगा एज ए बेस। ठीक है, अब नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन डीएक्टिवेटेड रिंग में नहीं होती है। अगर रिंग में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। लिख लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन does not take place if ring is deactivated। जैसे अगर नाइट्रोबेंजीन है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, और यही रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। बेंजल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा। बेंजोनाइट्राइल है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते यार। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, सर एनिलीन में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इसको तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एनिलीन लेते हैं, बेस है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में, और जैसे ही एनिलीनियम आयन बनेगा ये वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो अब ये रिंग डीएक्टिवेटेड है और इसीलिए एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने एल्केन देखा, एल्कीन देखा, एल्काइन देखा, बेंजीन डिस्कस किया, इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following reaction involve the nitration? The electrophilic substitution reaction involve the nitration. Which of the following sequence regarding the reaction is true? अगर नाइट्रेशन है तो फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, और अगर फर्स्ट स्टेप आरडीएस है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज आरडीएस में इन्वॉल्व नहीं है। केवल सल्फोनेशन में सेकेंड स्टेप आरडीएस है, इसलिए यहां पर तीनों ही रिएक्शन सेम रेट से होंगी। लेकिन अगर यहीं पर सल्फोनेशन होता तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, द रिंग नाइट्रेशन डाइमिथाइल बेंजीन रिजल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो डाइमिथाइल। द रिंग नाइट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन नाइट्रो डाइमिथाइल बेंजीन, द मिथाइल बेंजीनेज। तो यार अगर यहां पे हम करते हैं तो यहां पर भी NO2 आ सकता है, यहां पर भी और यहां पर भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां पर इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, यहां पर और यहां पर। लेकिन अगर आप ये मॉलिक्यूल लेते हैं तो कहीं पर भी नाइट्रो ग्रुप लगाओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज सी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इफ पैरामेथॉक्सीटोलुइन इज नाइट्रेटेड द मेजर प्रोडक्ट इज। अब यार अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, CH3b और OCH3b, तो क्वेश्चन है अब नाइट्रेशन किया जाए तो NO2 कहां पर लगेगा? तो दोनों में से जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो CH3 और OCH3 में OCH3 मोर डोनेटिंग है, पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो अब OCH3 के आर्थो पोजीशन पर लगेगा, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिंग है, इस वाली रिंग पे कार्बोनाइल ग्रुप -M लगाएगा, लेफ्ट वाली रिंग पे NH2+M लगाएगा। तो जो एक्टिवेटेड रिंग है वहां पर Br जुड़ेगा, और एक्टिवेटेड रिंग की भी पैरा पोजीशन खाली है, तो बस पैरा पोजीशन पर Br लगा दीजिए, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस बाय। तो अगर एसाइलेशन करना है तो आप एसिड क्लोराइड और AlCl3 ले लीजिए, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ए। सो इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।